चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के टैक्स सिस्टम की उस पेचीदा लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जहां किताबों में लिखे कड़े कानूनों की असलियत जमीनी हकीकत से टकराती है। मतलब थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हम ये देखेंगे कि ये भारी भरकम नियम असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। अब देखिए, ये जो नंबर 100 है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये दरअसल उस पसीने छुड़ा देने वाली परीक्षा का प्रतीक है, जिसमें पूरे 100 सवाल होते हैं। टैक्स प्रोफेशनल्स को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है, बस ये साबित करने के लिए कि वे इन उलझे हुए कानूनों और उनके असली असर को सच में समझते हैं। तो हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम टैक्स परीक्षा की चुनौतियों से शुरू करके इनकम और एसेट्स की नई परिभाषाओं, कैपिटल गेन्स, कॉर्पोरेट डीमर्जर और आखिर में जीएसटी और कस्टम्स के जाल को डिकोड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, टैक्स परीक्षा की वो चुनौती जहां आपके व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज की असली परख होती है। अब इस सवाल को देखिए, परीक्षा में रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर कैसे फंसाया जाता है, ये उसका क्लासिक उदाहरण है। देवा की सिचुएशन देखिए। पिछले 10 सालों से भारत में हर साल ठीक 100 दिन रुकना और इनकम को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बांटना। टैक्स की दुनिया में आपके द्वारा बिताए गए एक एक दिन की ये सटीक गिनती ही पूरी गेम पलट देती है। और यहीं से वो सख्त कानूनी थियरी पिक्चर में आती है। असेसी यानी करदाता आखिर है कौन? कानून बहुत साफ कहता है कि जिस भी इंसान पर टैक्स, कोई नुकसान या रिफंड का असेसमेंट लागू होता है, वो पूरी तरह से सिस्टम के रडार पर है। मतलब आप बच नहीं सकते। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। कानून की नज़रों में असल में इनकम और एसेट यानी आय और संपत्ति क्या होती है, इनकी बाउंड्री समझना बहुत जरूरी है। अब ये काफी दिलचस्प है। 2025 के एक्ट में साफ साफ बताया गया है कि चैरिटेबल पर्पस यानी धर्मार्थ काम में क्या क्या गिना जाएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आज के वक्त की जरूरतों को देखते हुए पर्यावरण को बचाना और यहां तक कि योग करना, जी हां योग, अब ये भी कानूनी तौर पर टैक्स फ्री चैरिटी का हिस्सा है ना कमाल की बात। पर असल जिंदगी में ये इतना सीधा नहीं होता। आपको एक साथ कई चीजों का हिसाब रखना पड़ता है। गोविंद का ही केस ले लीजिए। एक तरफ सैलरी आ रही है, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी से नुकसान हो रहा है, और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। इन सारे अलग अलग बक्सों को एक साथ रखकर जोड़ घटाकर ही टोटल इनकम की असली तस्वीर सामने आ पाती है। और जब एसेट्स यानी संपत्तियों को डिफाइन करने की बात आती है, तो कानून बिल्कुल इंची टेप लेकर बैठ जाता है। हवाई दूरी यानी एरियल डिस्टेंस और नगरपालिका की आबादी का ये सटीक गणित ही ये तय करता है कि कोई जमीन कब कृषि भूमि की लिस्ट से बाहर हो जाएगी। सीधा सा फंडा है, आबादी का दायरा जितना बड़ा होगा, दूरी की लिमिट उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम टैक्स की उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां सबसे ज्यादा पैसा बनता है और सबसे ज्यादा टैक्स भी लगता है, कैपिटल गेन्स। यहां सारा खेल समय और पैसे का है। यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स के बीच की ये जो लकीर है ना, ये आपकी पूरी टैक्स देनदारी को रातों रात बदल सकती है। थ्योरी के हिसाब से किसी एसेट को 24 महीने तक होल्ड करना या कुछ खास सिक्योरिटीज के लिए सिर्फ 12 महीने, यही वो जादुई नंबर है जो टैक्स के लाखों रुपयों का इधर उधर कर सकता है। प्रैक्टिस में क्या होता है, लोग इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके अपनी मोटी रकम को टैक्स से बचाते हैं। अब राकेश का ये उदाहरण देखिए। उसने 300 लाख में प्रॉपर्टी बेची, भारी मुनाफा कमाया और इस पैसे को टैक्स से बचाने के लिए झट से 2 नई बिल्डिंग्स में लगा दिया। ये एग्जेम्पशन पाने का एकदम क्लासिक स्मार्ट तरीका है। लेकिन इन सारे हाई वैल्यू प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस के पीछे जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट काम करता है, वो है फेयर मार्केट वैल्यू। कानून ये पक्का करना चाहता है कि कागजों पर जो सौदे हो रहे हैं वो बाजार की असली कीमतों से बिल्कुल मैच करते हों। यहां कोई हेराफेरी नहीं चल सकती। चलिए अब स्केल को थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां अपनी संपत्तियों और देनदारियों को कैसे रीस्ट्रक्चर करती हैं। कानूनी तौर पर अमलगमेशन और डीमर्जर के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ अमलगमेशन में कई कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाई जाती है, सब कुछ एक जगह। वहीं डीमर्जर एकदम उल्टा है। इसमें एक बड़ी कंपनी के कुछ खास हिस्सों को काटकर नई कंपनियां बना दी जाती हैं और शेयर होल्डर्स को उसी अनुपात में शेयर्स दे दिए जाते हैं। अब जब कंपनी का बंटवारा होता है तो 2025 का एक्ट ये वाला एकदम सटीक मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है। इसका पर्पस बहुत क्लियर है। ओरिजिनल कंपनी के जो जनरल या मल्टीपर्पज लोन्स हैं, उन्हें नई बनने वाली कंपनियों के बीच बिल्कुल सही और निष्पक्ष तरीके से बांटना।
एक तरह से ये एक बड़ा सा पजल सॉल्व करने जैसा है। वापस चलते हैं एग्जाम वाली सच्चाई पर। यहाँ प्रोफेशनल्स को उन सटीक टर्नओवर लिमिट्स पर परखा जाता है जो ये डिसाइड करती हैं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी पर किस देश का कानून लागू होगा। इसे पोएम कहते हैं, यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ग्लोबल टैक्सेशन की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट वाकई गेम चेंजर है। और आखिर में आइए बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जीएसटी और कस्टम्स की। ये वो टैक्सेस हैं जो रोजमर्रा के सामान और सर्विसेज के बॉर्डर पार करने पर लगते हैं। जीएसटी में आपकी लायबिलिटी कब बनेगी, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई समझना सबसे क्रिटिकल है। गोदाम से माल कब निकला, बायर को कब मिला, इनवॉइस कब कटा और पैसे बैंक में कब आए, ये सब ट्रैक करना पड़ता है। माल के असली मूवमेंट और कागजी कार्रवाई को मैच करना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ी स्किल है। और कस्टम्स के नियम तो इतने ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि क्या बताएं। अब इसी सवाल को देख लीजिए। कोई व्यक्ति जो 3 साल से बाहर रह रहा है, वो ड्यूटी फ्री अलाउंस के तहत कितना सोना ला सकता है? यहाँ ग्राम की सटीक लिमिट और वैल्यू कैप काम करती है। इसमें कोई तुक्का नहीं चलता, आपको एग्जैक्ट रूल्स पता होने ही चाहिए। एग्जाम से ये भी साफ हो जाता है कि जीएसटी कितना पेचीदा और डिटेल्ड में है। जैसे सोने के लिए 3% का स्पेशल रेट, एक खास टर्नओवर के बाद ई-इनवॉइसिंग का कंपलसरी होना और बिजली या हाई स्पीड डीजल को नॉर्मल गुड्स से बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करना। ये दिखाता है कि टैक्स का ये ढांचा कितनी बारीकी से डिजाइन किया गया है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब टैक्स कानूनों की डेफिनेशंस इतनी तेजी से बदल रही है और ई-इनवॉइसिंग एक-एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रही है, तो क्या ये पूरा सिस्टम कल की डिजिटल वेल्थ पर टैक्स लगाने के लिए तैयार है? जैसे जैसे 2025 का एक्ट जमीन पर उतरेगा, ये देखना सच में दिलचस्प होगा कि हमारी तेजी से डिजिटल होती दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए इस विशाल कानूनी मशीनरी को खुद को कितनी जल्दी अपडेट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है?